अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है आपके? यस मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे? नहीं, आपका तो गला नहीं खराब था। नहीं तो ठीक है, थोड़ा सा गला ही खराब है, मतलब जिंदा है, चल रहे हैं। आधे मुल्क का गला खराब है। आधे घंटे से तो आपने रौला डाला हुआ था। मैंने पूछा क्या हाल है तो कह रही है ठीक हूँ। मैं जरा इसलिए चौंक गया। देखिए, जब आपको कोई कहता है कि क्या हाल है तो जिंदगी की पूरी फहरिस्त तो नहीं निकल आती ना कि ये नहीं हो रहा मेरे साथ, तो ये खराब है, तो मतलब जनरली आई एम ऑलराइट। हाँ, गला मेरा खराब है। और पता है क्या, मुझे लिटरली बड़ा रश्क आता है लोगों पे। मैंने देखा है कि लोग कितनी संगीन मुश्किलात और बीमारियों का शिकार होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हाल है तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और वो जो ग्रैटिट्यूड और वो जो सब्र होता है ना, आई एम श्योर कि उसका सिला बहुत बड़ा होगा। सो Today is the second last day of the year. तो बात तो आपने बड़ी डीप कर दी है, लेकिन मतलब ये है कि अगर कुछ रह गया था इस साल में आपका करना तो आपके पास 2 दिन और हैं और आप प्लीज़ उसको कर लें। किसी से बात करनी थी, किसी को कॉल करनी थी, किसी से रिकनेक्ट करना था। एनीथिंग दैट यू थॉट दैट यू वांटेड टू अकम्प्लिश और डू इन 2025, टुडे इज़ द डे एंड टुमारो एज वेल। और अकम्प्लिश का मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो, कभी कभार किसी को हेलो हाई भी करनी होती है और पूरा साल निकल जाता है। सो डू दैट। आज अकम्प्लिशमेंट इंसान के लिए ज़ाहिर है मटीरियल चीज़ों की तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके रिश्ते, आपकी दोस्तियाँ, आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात, आपके वालिदैन के साथ सलूक, ये सारी चीज़ें भी लिटरली अकम्प्लिशमेंट में आनी चाहिए। बिकॉज दीज आर द थिंग एट द एंड ऑफ द डे व्हिच रियली मैटर। एंड डोंट लेट द ईयर गो बाय। आई मीन द ईयर हैज़ एक्चुअली गॉन बाय without you know having said hello or spoken to somebody। तो वो एक ना, वो दिल में भी एक मलाल और एक खलिश सी रह जाती है कि हमने क्या किया। बाद में ज़रूर रियलाइज़ करता है इंसान। इन एनी केस आए जी, आज ज़रा कराची के हालात से हम सुबह का आगाज़ और करते इस हैं। उम्मीद के साथ हम ये सेगमेंट करेंगे कि जो नया साल है 2026, उसमें कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत ज़्यादा वाज़े बेहतरी नज़र आएगी। देखिए, काम तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन वो काम जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे, और एक्चुअली जिस तरीके से उसे पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए, वो जो हाफ बेक्ड, हाफ कुक्ड, हाफ हार्टेड चीज़ें होती हैं ना कि हाँ जी सड़क तो बन गई है लेकिन मलबा साइड पे पड़ा है, सड़क तो बन गई है लेकिन पौधे नहीं लगे। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाए, यानी कोई किसी को शिकायत या कोई क्रिटिसाइज करने की गुंजाइश ही ना मिले। और किसी को क्या, हम जो बैठे हुए हैं इस काम के लिए, कहने का मतलब ये है वी डू नो अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एज यू सेड आर ऑलरेडी अंडर वे। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जल्दी से, मतलब एक और साल ना गुजरे उनके कंप्लीशन में। तो कराची की जी कुछ चीज़ें जो कि वी आर यूज्ड टू, हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों का तो बहुत ही बुरा हाल है। तामीर बहुत सी चीज़ें, अंडरपासेस जो हैं वो अभी तक बन रहे हैं, बहुत सी काम हो भी रहा है। और शहरी यही पूछते हैं कि भाई ये सड़कें कब ठीक होंगी, क्योंकि अब मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। और बहुत सारी सड़कें जो ठीक थीं अब वो आहिस्ता आहिस्ता बाय द वे इतनी ख़राब होती जा रही हैं। हम जब सुपर हाईवे से उतरें, लियारी एक्सप्रेस वे से उतरें सुपर हाईवे से टुवर्ड्स द टोल प्लाजा ऑफ द सिटी, वो सड़क मैं इस्तेमाल करता हूँ अब कुछ अरसे से, और वो सड़क बेहतर ही होती थी, लेकिन वो सड़क हर गुजरते महीने डिटेरिएट ही हो रही है। और मुझे पता है, मुझे आज नज़र आ रहा था कि ये 6 महीने बाद बाकी सड़कों की तरह हो जाएगी if nothing is done about it। चलें, आपने वो सुपर हाईवे वाली बात की, सी व्यू, मतलब पूरी दुनिया सी व्यू जाती है। हमारा एक ही तो आइकॉनिक जगह है कराची में कि आपको समुंदर नजर आ रहा है, वो जगह से टूटी है, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ वो उन जगहों से टूट चुकी है अब जो बिल्कुल ठीक होते थे, तो अब वो पूरी सड़क ही एक जैसी लग रही है। वाई वो जो ड्रेनेज सिस्टम डल रहा है वो 250वीं दफा मेरा ख्याल है उसमें कुछ चेंज हो रहा है। उसका वो पिछले 2 साल से डल ही रहा है, पता नहीं उधर क्या अभी भी वही हो रहा है, आपको पता है? तो मतलब वाई अभी भी वही हो रहा है, नॉट कंप्लीट। ये वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी तकलीफें होती हैं। उसके बाद लेट अस नॉट फॉरगेट जो गटरों के मैनहोल के जो ढक्कन होते हैं वो गायब है। मतलब वो तो एक, if it was funny I would have said it's a joke, it's not a joke, क्योंकि उसमें लोग, बच्चे गिर के मर रहे हैं। मतलब ये हर दिन की एक कहानी हो चुकी है। अभी आपको बता दें कि जो स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने नीपा पे बच्चा गिरकर जाँ बहक हुआ था, उसके बाद एक लेटेस्ट भी तो हो गया जी। कल शहर में एक और बच्चा कोरंगी मेहरान टाउन में खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। बच्चे की शनाख्त दिलबर के नाम से हुई है, जिससे कराची में रवां साल गटर में गिरकर हलाकतों की तादाद 25 हो गई है। अगर इस साल की हम बात करें 2025 एंड 25 डेड बिकॉज जी गटरों के ढक्कन नहीं है, गिर के मर गए। वैसे ये जिम्मेदारी किसके सर सौंपी जाए, किसके सर दी जाए? ये लोग अपनी तबाही मौत नहीं मरे, ये अपनी किसी, यह कह दिया जाए अपनी किसी लापरवाही से किसी एक्सीडेंट की जद में नहीं आए। मतलब
इनका दुनिया से जाना या इनके बच्चों की ज़िंदगी आगे तब्दील हो जाना या इनके घर वालों का बेसहारा हो जाना, इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि इस साल 2025 ख़त्म होने को है, मगर कराची में रवा साल कोई एक मेगा मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। और तो और महकमा सुई गैस की तरफ से तकरीबन पूरा शहर खोदा गया, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे हैं, और अब बेशतर इलाकों में नई पाइपलाइनें बिछ चुकी हैं, मगर शहर वैसे का वैसे ही बिल्कुल खुदा पड़ा है। खड्डे हैं, जहाँ खड्डे नहीं भी होते थे वहाँ हमने खुद खुदाई कर दी है पाइपलाइन वगैरह डालने के लिए। आपका काम तो यहाँ कंप्लीट नहीं होता ना कि आपने पाइपलाइन डाल दी, हु इज गोना मेक द रोड्स ऑन टॉप, मतलब उसको भी तो एक चीज़ करें। आवाम को कोई बताने वाला नहीं कि ये गलियाँ और सड़कें कब बनेंगी। सुई गैस हुकाम का मौक़िफ़ है कि वो मुख्तलिफ जो हैं वो टाउन्स को रोड कटिंग की मद में 14 अरब रुपए दे चुके हैं। ये मुताल्लिका टाउन्स जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो सड़कें तामीर करें, यानी बेसिकली उनका कहना है ये टाउन्स खुद करें ना, हमने तो उनको पैसे दे दिए। सिंध हुकूमत और ख़ास तौर पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी कहीं ना कहीं शहरियों में पाई जाने वाली फ्रस्ट्रेशन जो है उससे आगाह है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कराची वालों को कई नई तरक्याती मंसूबों की नवीद सुनाई, खुशखबरियाँ दी। पहले से जारी तरक्याती मंसूबों की नई डेडलाइंस भी दी गई। ये भी दावा किया कि अगले साल शहर पर 46 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही मेयर कराची ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों पर नाराज़गी का इजहार भी किया। सुने, जैसे ही आप मुनव्वर सोहरावर्दी अंडरपास से निकलेंगे, जो साइड की हमारी जगह है, वहां से हम एक नई सड़क बनाने जा रहे हैं जो कि एक तरफ शारे फैसल की तरफ जाएगी और दूसरी तरफ हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगी। मिड जनवरी तक काम को स्टार्ट कर दिया जाए और 3 से 4 महीने का टाइम मैंने अपनी टीम को दिया। जहांगीर रोड के लिए मैं बताना भूल गया, जहांगीर रोड के लिए मैंने 60 रोज का टाइम दिया है। खालिद बिन वलीद रोड, भैंस कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग, उसके ऊपर फ्लाईओवर मैंने पिछले दिनों उसका संगे बुनियाद रखा था, 100 दिन का टाइम दिया था। 15 जनवरी की डेडलाइन अपने इंजीनियर्स को मैंने दी हुई है। एक और फ्लाईओवर, जो लोग शारे भुट्टो इस्तेमाल करते हैं और शारे भुट्टो इस्तेमाल करते हुए या शाह फैसल कॉलोनी जाते हैं या वो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो उनको अजीमपुरा के मकाम पर प्रॉब्लम होती है। हम उस फ्लाईओवर को तामीर करने जा रहे हैं। अखबार में ऐड आने के बाद वर्क ऑर्डर गालिबन मिड जनवरी में इशू कर दिया जाएगा। और अगेन अपनी टीम को 100 दिन का टाइम दिया है। गुलशन हदीद की पीछे की जो सड़क है, जिससे अगेन हजारों की तादाद में लोगों का रोजाना गुजर बसर होता है, इस मंसूबे के ऊपर काम हो रहा है। काम इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते में 10 दिन में काम स्टार्ट होगा। इसी माली साल में इस काम को मुकम्मल करना है। बल्दिया की आवाम से वादा किया था, ये तोरी बंगश रोड इत्तेहाद कॉलोनी से होती हुई इवेंचुअली औरंगी की तरफ जाती है। इस मंसूबे को हम तामीर करने जा रहे हैं और अगेन हिदायत कैटेगोरिकली अपने इंजीनियर्स को, अपनी टीम को दी है कि मुझे इसी माली साल में यानी कि 30 जून 2026 से पहले इस काम को मुकम्मल करना है। मेयर कराची ने बहुत वादे किए हैं, लेकिन रेड लाइन जैसे मंसूबे पर बात नहीं की, जो गुज़श्ता 4-5 साल से कराची के लाखों लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर रहा है। मेयर कराची पहले भी कई मंसूबों की डेडलाइंस देते रहे हैं, लेकिन फिर नई डेडलाइंस आ जाती हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब इस बार काफ़ी पुरएतमाद भी नज़र आ रहे हैं। सो हम उम्मीद कर रहे हैं और अब हम लिटरली झोली उठा के दुआएं भी करते हैं कि ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएं और शहर की हालत बेहतर हो। एंड यू नो व्हाई वुड एनीबडी, मुझे लगता है कि किसी को शायद ये गलत फहमी है कि शहर की अगर हालत बताई जाए या उसके बारे में बात की जाए तो ये कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है। जो भी लोग इस शहर के बारे में बात करते हैं, प्लीज़ बंद करें, जो भी लोग इस शहर के बारे में बात करते हैं वो इस शहर में रहने बसने वाले हैं, इसको ओन करने वाले हैं, यहाँ से रोजी कमाते हैं। हम सब लोग इस शहर को मोहब्बत करते हैं और हम सब लोग इस शहर की बेहतरी चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट दैट ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो भी साहिब इख्तिदार लोग हैं, चाहे वो मेयर हैं, वज़ीर आला हैं, सीनियर वज़रा हैं, जो भी लोग हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये कराची हम सब का है, हम इस शहर को ओन करते हैं। और अगर कोई बात की जाती है तो इसका मकसद यही होता है कि काश के मसाइल इस शहर से दूर हो जाएं और हल हो जाएं। अगर कोई बोल रहा है ना तो दे केयर, वरना व्हाई वुड वी केयर, मतलब हु वुड इवन पॉइंट इट आउट। ठीक है भाई, जिस तरह चल रहा है चलता रहे, हमें क्या। बट अगर यहाँ लोग जो रहते हैं, जहाँ से भी आए हों, पूरे मुल्क से आए हों, मुल्क से बाहर से आए हों, दे फील इट, उनको बड़ी तकलीफ होती है, तो लिहाजा वी पॉइंट इट आउट। अच्छा, इस पर अब ज़रा बात करनी है, बिकॉज अभी आपने मेयर साहब को सुना, बहुत सी डेडलाइंस भी उन्होंने दी। नेचुरली वी आर लिटरली एट द एंड ऑफ दिस ईयर, लेकिन क्या उम्मीद की जा सकती है कि 2026 में जो जो डेडलाइंस दी गई हैं उनमें
इन सारे प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन हो। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी मेयर कराची हैं। सलमान साहब क्या हाल है? सलमान साहब, ये बड़ा टफ जॉब है आप लोगों की, बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक्सप्लेनेशंस भी देनी पड़ती हैं। अब मेयर साहब ने कराची की मुख्तलिफ सड़कों, अंडरपासेस वगैरह की तकमील की नई डेडलाइंस जो हैं वो दे दी हैं। कोई 60 दिन, कोई 100 दिन, कुछ 4 माह, मतलब ये सारी टाइमलाइंस आपको तो पता ही है। तो ये सब कुछ तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब ऐसा क्या बदल गया है कि हम यकीन कर लें क्या अब ये बनी जाएंगे? जो तारीखें दी गई हैं इस पे सब कुछ मुकम्मल होगा ऑब्वियसली, मतलब इसीलिए तो डेडलाइंस होती हैं। देखिए, कराची में काम हो रहा है और रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। 40 अरब की लागत से तकरीबन 790 तरक्याती स्कीमें हैं, जिसमें सड़कें की मरम्मत, तारीखी मार्केट की बहाली, टाउन्स की अंदरूनी गलियों का काम शामिल है। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की जानिब से हिदायत है कि स्कीमें 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत है। और हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत दे दी है कि तमाम स्कीमें बर वक्त कम्प्लीट की जाए और इनकी फंडिंग भी मुकम्मल हो चुकी है और इस पर कोई कंप्रोमाइज क्वांटिटी और क्वालिटी पर कोई नहीं की जाएगी। और मुकर्रर वक्त पर कंप्लीट होकर कराची के 25 टाउन में भी मुश्किलात हैं और कराची के 25 टाउनों में काम की जा रही है। तमाम जमातें हैं इसमें, टाउन चेयरमैन में 25 टाउन है, जिसमें से 9 हमारे हैं, बाकी पीटीआई की है, जमात इस्लामी की है। तो तमाम टाउन्स में काम यकसा तौर पर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने इस शहर को हमेशा ऑन किया और हमें ऑन करने की जरूरत है। उन दोस्तों को भी ये दावत देता हूँ, तमाम जमातों को जो स्टेक होल्डर है कराची के, उन तमाम को दावत देता हूँ कि आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें। जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है, जितना हमारी जिम्मेदारी उतनी उनकी भी बनती है, क्योंकि उनको भी कराची के लोगों ने मुंतखब कर ऐवानों में भेजा है, किसी को टाउन में भेजा है, किसी को सिंध असेंबली में भेजा है, किसी को वफाक की कैबिनेट में भी बैठे। तो इन शहर को ऑन करने की जरूरत है। तो हमने हमेशा इस शहर को ऑन किया और करते रहेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से निभा रहे हैं और दूसरों को भी चाहिए कि इस शहर को ऑन करें। पानी का मसला है, पानी के इशू पर भी हमने अब केनाल तामीर करके दी है और इस सिलसिले में आर्गुमेंटेशन का भी काम चल रहा है। बीआरटी में देखें, आपने देखा होगा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फुल फंडिंग की गई है, मगर उसमें आर्गुमेंटेशन का काम चल रहा है और वफाक की तरफ से K4 की स्कीम डिले है, उस पर हमने बात की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कई बार प्राइम मिनिस्टर को कहा, मुराद अली शाह ने कहा है, उस पर काम हो रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है, जो रेड लाइन है बीआरटी, जिनकी पेमेंट का वफाक की तरफ से डिले है, और इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि जून या जुलाई तक इस काम को कंप्लीट करें। जो यूनिवर्सिटी रोड है, आवाम सफर कर रही है, मुश्किलात है, हमें ये एहसास है। तो इस सिलसिले में हम इंशाअल्लाह, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन कामों को कंप्लीट किया जाए। डिप्टी मेयर साहब, कोशिश तो आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम शहर को ऑन करना भी चाहिए, और किसने ऑन करना है? आपकी सूबाई हुकूमत है, आपकी शहरी हुकूमत है, दूसरे तो चलें उस तरह से स्टेक होल्डर नहीं है ना उस सियासत में या इख्तियार में। अब मेयर साहब भी मान रहे हैं और हम भी देख ही रहे हैं कि जिन सड़कों या प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है, इनमें पहले बहुत डिले हो चुका है और ये नई तारीखें हैं, ये नई डेडलाइंस हैं। अब जो ताख़ीर हुई है, इनके जिम्मेदारान के खिलाफ भी तो कुछ होना चाहिए ना सर? या ये नॉर्मलाइज हो चुका है कि हाँ जी, साल 2 साल 6 महीने 8 महीने ताख़ीर हो जाती है, तो फिर डेडलाइन ही वैसी दें जो इम्प्लीमेंटेबल हो। कभी कोई एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, बल्दिया उज़्मा कराची ने काम में गफलत का मुजाहरा करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में जो भी ठेकेदार काम में गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं, सुस्त रवैया दिखा रहे हैं, तो उनका बाकायदगी के तौर पर हमने उनको शोकास नोटिस भी भेजा है और उनको ये रिमाइंड कराया है कि आप इस काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। अगर नहीं करेंगे तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त की जाएगी और क्वांटिटी क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज कोई नहीं किया जाएगा और उस काम को उस ठेकेदार से कंप्लीट उसको कराकर करेंगे। और दीगर सूरत में अगर कोई इंजीनियर, कोई हमारे इंतजामी गफलत होगी, तो उस इंजीनियर को भी ये अहकामात चीफ इंजीनियर्स को दिए गए
तमाम 7 अजला को, चीफ इंजीनियर्स और एक्सीएल सब इंजीनियर सबको हमने ये पाबंद किया है कि क्वांटिटी और क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की जाएगी और बर वक्त ये काम पाए तकलीफ तक पहुँचाए जाए, शहरियों के मुश्किलात का अदाला किया जाए ताकि इस शहर में जो तकलीफ शहरियों को पहुँच रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। अच्छा ये भी बताइएगा, ठीक है ये तो सब कुछ आपने बता दिया, कराची की सड़कें जो हैं वो वैसे भी कभी आइडियल तो मतलब लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जो गैस वालों ने उधेड़ कर रख दिया है ना शहर को, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले इस्तेमाल हो गई हैं अब सड़कें। तो SSGC वगैरह से पूछें तो कहते हैं कि जी रोड बनाने के पैसे वो मुताल्लिका हुकाम को दे चुके हैं, हमने अपना काम किया, वो अपना काम करें। तो फिर वो सड़कें क्यों नहीं बन रही? और जो बन रही हैं फिर जो उसमें खड्डे, वो जो पैच वर्क होता है, इट इज टेरिबल पैच, टेरिबल क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर कहीं हो जाए, वैसे तो हो ही नहीं रहा, तो अगर फंड्स का भी मसला नहीं है तो व्हाट्स द डिले? देखिए मैं तो चाहूंगा कि ये सवाल न्यू कराची टाउन, जिना टाउन, लियाकताबाद टाउन और तमाम टाउन चेयरमैन के लिए की जाए जिन्होंने करोड़ों रुपए रोड कटिंग की मद में लिए। इससे उनसे जरूर पूछना चाहिए, सुई गैस के मद में चालान आपको दिए गए रोड कटिंग के, तो आपने उन रोड कटिंग में की दोबारा कारपेट की है और हो सकता है नहीं की होगी, मगर मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि 14 अरब रुपए की रोड कटिंग के मद में आपको इस शहर में दिए गए, तो आपको उस मद में जो दिए गए आपको उन काम करने चाहिए, मगर आपने नहीं किए। मगर बल्दिया उज़्मा कराची ने कोई ऐसी रोड कटिंग के मद में चालान वसूल नहीं किया, मगर हम काम उस रोड कटिंग के काम रोड हमने बना के दिए सारे। आपने देखे कराची के 7 अजलाओं में रोड KMC की और सिंध गवर्नमेंट के ताउन से बनाए गए, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि सुई गैस ने दोबारा जो पाइपलाइन चेंज करने के लिए जो रोड कटिंग के मद में उनको चालान दिए हैं, रोड कटिंग के मद में जो पेमेंट किए, मगर उन्होंने वो काम नहीं किए, तो ये उनकी नाइली है और कमेजा आवाम भुगत रही है। खमियाजा तो भुगत रहे हैं सारे ही लोग हर जगह। अच्छा सर, लास्टली ये भी बता दें, ज़ाहिर है एक सवाल आपने अभी टाउन चेयरमैन का जिक्र किया, ज़ाहिर है बास का ताल्लुक जमात इस्लामी से है, बास का PTI से भी है, लेकिन ओवरऑल सूबे के मामलात दहाइयों से पीपल्स पार्टी के पास हैं और अब कुछ अरसे से शहर के मामलात भी बराह रास्त आप ही के हाथ में हैं। सो शहरियों की मायूसी जायज़ नहीं है कि साल 2025 में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो मुकम्मल होने चाहिए थे वो नहीं हो सके। हाँ, मलीर एक्सप्रेस वे शाहरा भुट्टो के 2 फेजेस हो गए, मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी उसका तीसरा फेज़ भी दिसंबर 31 को मुकम्मल होना था, विच इज़ ऑल्सो डिलेड। देखिए, मायूसी खड़े करने और मेगा प्रोजेक्ट की बात करने की है तो शाहरा भुट्टो और अब नई अब केनाल की तामीर पर झूठे प्रोपेगेंडा किया गया और वक्त मुकर्ररा पर उनको कंप्लीट किया गया। बरसात के टाइम पे जब शाहरा भुट्टो के खिलाफ लोगों ने बात की तो मैं खुद वहां जाके ऑन द ग्राउंड मौजूद रहा। फर्स्ट फेज जो कयूमाबाद से कैदाबाद तक था वो चल रहा था, लोग घूम रहे थे, और सेकंड फेज जो कैदाबाद से इंटरचेंज DHA जाता है उस पर कंस्ट्रक्शन काम अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, मगर लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया और लोगों ने वहां पे जाके सियासत करना शुरू किया, मगर कोई हकाइक पर बात नहीं किया, क्योंकि इस शहर के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट शाहरा भुट्टो कराची के लिए गेम चेंजर है। इसी तरह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पानी के इशू पर हमेशा बात की और उन्होंने प्रायोरिटी पानी को दिया है। तो इसी सिलसिले में हमने वो अब केनाल जो नई केनाल बनाई है उसको 100 दिन के अंदर कंप्लीट करके दिया, जो 100 MGD पानी शहर के लिए प्रोवाइड की जा रही है। और दूसरा पुरानी केनाल जो कसीदा हालत में थी उसको भी चेंज करके दोबारा रीएग्रीमेंटेशन का काम शुरू कर दिया गया। तो इस सिलसिले में काम तो हम कर रहे हैं। हाफिज नईम साहब अपनी कुर्सी UC की सीट छोड़ तो नहीं सकते, मगर काम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। वहां पर 7 अजलाओं में बिला तफरीक बिला लिसान अवाम की खिदमत की जा रही है। जिस तरह से इस शहर की हम खिदमत कर रहे हैं, तो ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की काविशें हैं इस शहर के लिए, जो शहर के अवाम से जो कमिटमेंट किया उसे पूरा करेंगे। इसी तरह होपफुली 2026 की आपकी होपफुली 2026 की जो कमिटमेंट्स हैं
वो पूरी हो जाएं किसी तरह, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब कितने ही अंडरपासेस, सड़कों की बहाली, रिहैबिलिटेशन, मुझे लगता है ये ऑनेस्टली अब्दुल्ला, हम हर साल की एंडिंग में ना ये बातें दोहरा रहे होते हैं, मैसिव ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। मतलब अगर इस तरह बार बार डेडलाइंस आएंगी और उस पर काम पूरा नहीं होगा तो शहरी, तो आप जब डेट दे भी देंगे, आप फीता काट रहे होंगे कि सब कुछ अब हो गया है, शहरी नहीं मानने वाले। तो लिहाजा प्लीज़ फॉर वंस जो आप लोगों ने डेडलाइंस दी हैं उस पर काम मुकम्मल हो जाए। बहुत बुरा हाल है शहर का। पता है क्या है, वो हाफ हार्टेड और हाफ बेक्ड की हम बात करते हैं ना। पेवर्स, अब बहुत सारी सड़कों पे ना पेवर्स लगाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाहिर है टूट फूट का शिकार थी, या पानी भी खड़ा होता है तो पेवर जो ख़राब होता है उसको तब्दील किया जा सकेगा, ये इसके पीछे मंतक है। लेकिन जो पुराने गटर्स हैं ना, वो जो लिटरली एक फोड़े की सूरत में उन्हीं पेवर्स के बीच में मौजूद हैं। मतलब एक पेवर का लेवल है और एक बड़ा सा गटर का पुराना ढकना फोड़े की सूरत में यूं मौजूद है। मतलब उसको तब्दील करना या सड़क के लेवल में करने से कितनी बेहतरी आ जाएगी। लोगों को इसके इर्द गिर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा, रात के अंधेरे में लोग उसके ऊपर, मोटरसाइकिल वाले उसके ऊपर गुजर के जंप लगा के गिरेंगे नहीं। फोड़े को बार बार ना, वो 100% बहुत ही अच्छा आपने उसकी और क्या तशबीह हो सकती है। That is exactly what it looks like. You get the point. If you live here, you know exactly what we are talking about. ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। We need to move on though. कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, और जी मौसम जो है वो बड़ा जल्दी से क्या बदल रहा है। ऑब्वियसली एंड ऑफ दिसंबर हम बैठे हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में खासतौर पे बर्फबारी के दौरान मकामी आबादी के साथ सयाहों को मुश्किल हालात का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बर्फबारी पड़ सकता है और बहुत सी जगहों पे हो भी रही है और मजीद बर्फबारी की पेशगोई भी है। सो बड़ी परेशानी से बचने के लिए महकमा मौसमियात और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आइंदा भाई, क्योंकि अब ये न्यू ईयर्स है, इसमें लोगों को निकलने का वैसे ही पता नहीं शौक होता है, और होना भी चाहिए। नहीं, मतलब इट्स समथिंग दैट यू रिमेंबर। अब हम नहीं करते, बचपन के न्यू ईयर हमें याद है। सो अब लोग बिल्कुल निकलने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि जब बर्फ पड़े मरी और अतराफ में और गलियात में तो फिर तो निकलना चाहते हैं लोग। अच्छा, आरिफ उर्फी हमें बता रहे हैं मुजफ्फराबाद की पहले सूरत हाल मालूम करेंगे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बालाई अजला में मतला अदर आलूद है, और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज दोपहर के वक्त हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि नवाही पहाड़ों पे वक्फे के साथ हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बालाई वादी नीलम, वादी गुरेज और वादी लीपा शदीद सर्दी की लपेट में है। बालाई वादी गुरेज में तो दर्जा हरारत -15 तक पहुंच गया है, इसी तरह लीपा में -6 और 8 तक भी दर्जा हरारत पहुंच गया है। करना और लीपा में बर्फबारी का सिलसिला बालाई इलाकों में शुरू है। इसी तरह जिला झेलम वैली, जिला बाग, जिला पुंछ और जिला हवेली में भी मौसम की यही सूरत हाल है। खुसूसी तौर पे जिला पुंछ का हेडक्वार्टर जो रावला कोट है, वहाँ पे सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है। रात को दर्जा हरारत मनफी में होता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला 1 से 2 रोज तक वक्फे के साथ जारी रहने का इम्कान है, जिससे अगरचे पानी की जरूरियात तो शायद पूरी नहीं हो सकेंगी, ताहम जो फिजा में छाया गर्द गुबार और धुंध है उसमें कमी होगी, और जो खुश्क सर्दी की वजह से मौसमी बीमारियां फैल रही हैं उसमें भी कमी का इम्कान है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों को खबरदार किया है कि सफ़र करने से पहले मौसम की सूरत हाल ज़रूर जान लें, और बर्फबारी से मुतालिक जो इलाके हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही है या बर्फबारी होती है, वहाँ पे सफ़र करने से पहले ड्राइवर हजरात जो है वो गाड़ियों के जो टायर्स हैं उनके ऊपर चेन ज़रूर लगाएं, क्योंकि फिसलन में इजाफा हो सकता है। मतलब इतने स्टनिंग विजुअल, ऑनेस्टली लग रहा था कि कोई पोस्ट कार्ड है, ये रियल हो ही नहीं सकता। और स्क्रीन को देख के मुझे इतनी ठंड लग रही है इधर। अब्दुल्ला, वहाँ कैसे गर्म होंगे लोग? बड़ा मुश्किल है, मुझसे तो यार लाहौर की सर्दी नहीं बर्दाश्त होती, ये तो बहुत ज़्यादा है, टू मच हो रहा है। सीरियस, डेफिनेटली पीपल हु लिव देयर दे आर यूज्ड टू दिस, बट यूज्ड टू दिस का मतलब ये भी नहीं है कि जी वो उनको समर लग रहा होगा, उन्होंने भी अपना पूरा इंतजाम किया होगा कुछ वार्म करने के लिए। लेकिन क्या चीज़ आपको बचा सकती है इस लेवल ऑफ ठंड से? I don't know. इंसान आग ही लगा ले फिर। I don't know. नहीं, I'm sure एक तो आप एक्लामेटाइज हो जाते हैं, जाहिर है। आप Look at this, अब्दुल्ला, ये वाला जो मंजर है, और इसके बाद भी एक मंजर आएगा जो ये टाइम लैप्स ही है मेरा ख्याल है, और ये देखें, नहीं, look at this. No, don't look at this. This is depressing me. अब या तो मुझे कोई ले जाए इधर, या फिर प्लीज हटाएं इसको, मैंने नहीं देखना। इंसुलेट करके आपको लेके जाएंगे इधर, कोई ना मैट्रेसेस में बंद करके। बट यू नो, इफ यू आर इक्विप्ड फॉर इट, होते हैं ऐसे आउटफिट जाहिर है और सारे गियर जो आप कंफर्टेबल रखते हैं। वी आर जस्ट किडिंग, हम कराची में बैठे हुए, मतलब ऑलमोस्ट समर क्लोथ्स में, हम तो स्वेटर नहीं पहना अब तक हमने यहाँ पे।
सो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम। अच्छा जी, बहुत सारे यहाँ मसलों पे हमने बात करनी है और जिसमें से एक ये है कि वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। बड़ी कंसर्निंग। भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की न सिर्फ मंसूबाबंदी कर चुका है बल्कि इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी हुकूमत ने दरियाए चनाब पर दलस्ती स्टेज 2 पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे से भारत 260 मेगावाट तक बिजली पैदा करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि आलमी जमानतों के तहत कोई मुल्क भी मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। और पाकिस्तान ने उस वक्त भी बल्कि इनफैक्ट वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोई हरकत ऐलान जंग तसव्वुर की जाएगी। और सी व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, हालिया दिनों में आपको ये भी बता दें कि दरियाए चनाब में पानी के बहाव में रिकॉर्ड कमी देखी गई है, जो कि भारतीय आबी जारियत का वाज़े सबूत भी है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने दरियाए चनाब पर डैम बनाने के भारतीय मंसूबे को सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है और उनका कहना है कि इस मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़राई और माहौलियाती सलामती के लिए शदीद खतरात पैदा होंगे और दिफाई एतबार से भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सकता है। अब ऑब्वियसली वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अब हर आलमी फोरम पर दुनिया को भारत के ना सिर्फ मज़मूम अज़ाइम से आगाह करे बल्कि दुनिया पर वाज़े कर दे कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। दुनिया को समझना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ऑप्शंस बड़ी महदूद हैं और जाहिर है जब पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो जिस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है उसके पास ऑप्शंस भी कम ही रह जाती हैं। हम इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं आपके साथ। जमात अली शाह साबिक इंडस वाटर कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। शाह साहब, भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर नए हाइडल पावर प्रोजेक्ट की तामीर शुरू करने की खबरें आ रही हैं, उनके अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या असर पड़ेगा हमारी पानी की अवेलेबिलिटी, पानी की फराहमी, हमारे दरियाओं, हमारे इकोसिस्टम पर इसका पड़ सकता है अगर ये मंसूबा बना तो? बहुत शुक्रिया जी। आप देखें जी, आपको तो ये मालूम है कि इंडिया ने जो है एक्शन लिया हुआ है कि टीटी हेल्ड एंड बेस उन्होंने की हुई है लास्ट मई से, और उसके बाद उन्होंने थ्रेट भी दी हुई है कि हम पानी जो है बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने भी काउंटर थ्रेट उनको दे दी थी कि अगर आप पानी बंद करेंगे तो जाहिर है कि फिर हम पानी खुलवा लेंगे बाय फोर्स। तो अभी इस सूरत हाल में जबकि टीटी हेल्ड एंड बेस है, इंडिया हमें कोई इन्फॉर्मेशन या डाटा नहीं दे रहा। तो टीटी के तहत यह है कि जो भी कोई नया प्रोजेक्ट बनता है, इंडिया 3 महीने पहले काम शुरू करने से वो हमें इन्फॉर्मेशन या डाटा देता है। लेकिन अभी तो हम टोटल ब्लैंक हैं। हमें तो ये मीडिया से पता चल रहा है कि इंडिया ये प्रोजेक्ट जो है रिवर चनाब पर बना रहा है, और रिवर चनाब एक बड़ा वल्नरेबल जो है रिवर है, क्योंकि इस पर हमारा कोई डैम नहीं है। जैसे ही इसमें पानी आता है तो जाहिर है कि वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें कि पानी में रुकावट आएगी तो जाहिर है वो हमारे लिए तो तशवीश का बायस है, और इसके लिए हमें तमाम जो एंडेवर्स हैं वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए हैं, डिपार्टमेंटल भी, इंटरनेशनल भी, और इसके साथ इसकी मैनेजमेंट भी हमें करनी चाहिए कि हम इसको मिटिगेट किस तरह कर सकते हैं अगर इंडिया की तरफ से ये थ्रेट जो है ये बढ़ती है जी। और पाकिस्तान ने इस पे सख्त रद्द अमल भी दिया है, लेकिन इंडिया ऐसे रिएक्शंस को कभी अहमियत कहाँ देता है, ये तो हम इन द पास देख चुके हैं। आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान को ये मामला बाज़ाब्ता किसी आलमी फोरम पे ले जाना चाहिए? और एक्चुअली आलमी फोरम्स भी बहुत से हैं, तो कोई ऐसा जो हालात बिगड़ने से पहले ये मसला जो है वो हल कराए? देखिए जी, इसमें जो मैं समझता हूँ कि सारे जो हैं अपने एंडेवर जो है एग्जॉस्ट करने चाहिए। फौरी तौर पर जो पाकिस्तान कमिश्नर है उसको जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर द ट्रीटी उसको ये भेजना चाहिए लेटर कि ये इंडिया ये एक प्रोजेक्ट बना रहा है, हमें मालूम हुआ है और वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा, दिस इज ब्रीच ऑफ द ट्रीटी। नंबर 1। दूसरा ये अभी देखें कितने इवेंट हो चुके हैं। अब हमारा ये केस बड़ा स्ट्रांग है। रिपोर्टर्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट दे दी कि इंडिया एडमेंट है कि वो टीटी हेल्ड एंड बेस है और हीलो हुज्जत से काम ले रहा है, पानी बंद करना चाहता है। तो अभी वक्त है मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, और दूसरा इसके बाद UN जनरल असेंबली का दरवाज़ा भी खटखटाना चाहिए है
क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन अगर इंडिया नहीं मानेगा तो जाहिर है उस पर फिर सैंक्शंस लगाने के लिए प्रेशर दिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि फॉर द टाइम बीइंग हमें मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है कि हम किस तरह इंडिया की तरफ से अगर कोई पानी में फ्लक्चुएशन होती हैं इन सर्दियों के मौसम में, तो हम उसको किस तरह इवन आउट कर सकते हैं। शुक्रिया आपका जमाल अली शाह। ज़ाहिर है जो पर्टिकुलरली इन गर्मियों में सैलाबी सूरत हाल बनी थी, रावी में भी पानी आ रहा था और दीगर जो ज़ाहिर सालों से खुश्क पड़े थे उसमें भी पानी आ रहा था, तो पानी की तकसीम के नए फार्मूले पे भी बात होनी चाहिए। और ये बहुत देर से, अब ये मई से बात चल रही है और अब समथिंग यू नो नीड्स टू बी डन अबाउट इट। अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में जल्दी से। लेट्स डू दैट। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उनके साथियों का 3 रोज़ा दौरा लाहौर 2 सूबाई हुकूमतों में नई तलखियों का पैगाम लेकर आया। दोनों जानिब से पहले एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते थे, मगर ये लफ्ज़ी जंग अब जोर पकड़ रही है। तहरीक इंसाफ इस बात पर बरहम है कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ दूसरे सूबे का सलूक जो है वो शाया निशान नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने तो बाज़ाब्ता वज़ीर आला पंजाब को शिकायती ख़त लिख दिया है और ख़त में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत की ज़ेरे निगरानी उन्हें मंशियात स्मगलिंग से जोड़ा गया और उनकी शख्सियत तबाह करने की कोशिश की गई। तज़हीक आमेज़ हरबे इस्तेमाल किए गए। सुहेल आफरीदी इस रवैये की मज़म्मत भी कर रहे हैं। मैं 3 रोज़ा दौरे पर पंजाब गया था। अब पंजाब में पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ रवा रखा गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। वहाँ पर हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, हमारे जो वज़रा है उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको मारा पीटा गया। जगह जगह पर हमारे लिए मार्केट्स बंद किए गए, जगह जगह पर जो हैं हमारे लिए लाइट्स बंद किए गए। तो एक जो इखलाकी पस्ती हमने देखी, जो जहनी पस्ती हमने देखी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत भी है और काबिल तशवीश भी है। अच्छा, पंजाब हुकूमत जो है वो इसे ऑब्वियसली बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देख रही है। वो समझ रही है कि इस दौरे का मकसद ही सियासी इंतशार और दंगा फसाद करना था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान तो ये मामला और आगे ले जाने तक का सोच रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली आने पर होने वाली जो हुल्लड़बाजी, वहाँ वो भी रिपोर्ट जो है वो भी उन्होंने कहा जी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मैं रिपोर्ट भेजूंगा। और अब उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध कराची आने का भी ऐलान कर दिया है। सो उन्होंने कहा है कराची वालों तैयार रहो। इसी पे ज़रा बात करते हैं। शफीउल्लाह जान मुशीर इत्तलात हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। शफी साहब शुक्रिया। शफी साहब, वज़ीर आला साहब लाहौर के दौरे के दौरान पंजाब हुकूमत के रवैये पर काफ़ी बरहम दिखाई दिए। पंजाब हुकूमत ख़त भी लिख रही है, बयानात भी एक दूसरे से आप लोग तबादला कर रहे हैं। आप बता सकते हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ या क्या बातें आपको बुरी लग रही हैं या लगी हैं? देखिए, जहाँ तक वज़ीर आला साहब के दौरे का सवाल है, हमने पहले अनाउंस किया था कि वज़ीर आला साहब जुम्मे को जाएंगे और एतवार तक लाहौर में क़याम करेंगे। और दौरे का जो मकसद था वो हमने अपने असीरान से मिलना था, हमने वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलना था, मेंबरान सूबाई असम्बली से मिलना था, और उसके साथ साथ एक स्ट्रीट मूवमेंट की जो कॉल इमरान खान साहब ने जो ज़िम्मेदारी सुहेल आफरीदी साहब को दी है उसको लीड करना था। लेकिन जो रवैया हमारे साथ इख्तियार किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से वो आपने देखा होगा, जिस तरीके से मैन हैंडलिंग की गई पंजाब असम्बली में, जिस तरह सहाफ़ियों को प्लांट किया गया, जिस तरीके से हमें कंटोनमेंट में जाने से रोक दिया गया, जिस तरीके से कर्फ्यू रेस्ट एरियाज़ में लगाया गया, जिस तरीके से लिबर्टी चौक को ब्लॉक किया गया, जिस तरीके से गुलबर्ग को बंद कर दिया गया, जिस तरीके से लंडा बाज़ार को बंद कर दिया गया, जिस तरीके से फूड स्ट्रीट को बंद कर दिया गया, जिस तरीके से MPS के साथ रवैया इख्तियार किया गया, तो ये तमाम तरह चीज़ें आपके सामने हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से उन्होंने एक लेटर लिखा। अच्छा शफी साहब, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों की ये जो शिकायत हैं, पंजाब हुकूमत वालों को भी आपसे शिकायत हैं, और ख़ास तौर पर ये कि आपके वुज़रा ने तल्ख तरीन बयानात जो दिए हैं और कुछ हमने भी सुने हैं, तो क्या ज़रा ज़्यादा नहीं हो गया ये सब कुछ? देखिए, जहाँ तक बयानात का सवाल है तो उससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जो सहाफ़ी जिस टाइप के सवालात कर रहे थे, क्या कोई भी सहाफ़ी, क्या कोई भी मीडिया ग्रुप उसको कंडेम्ड किए बग़ैर आगे बात कर सकता है?
जिस तरीके से रवैया सहाफ़ियों का था, सहाफ़ी तो हम नहीं कह सकते उनको, 100 कॉल जो जर्नलिस्ट थे, जो यूट्यूबर्स थे या डिजिटल मीडिया के लोग थे, जिनको लाया ही इसलिए गया था कि वो इंतशार दिलाएं, जिस किस्म के सवालात उस तरफ से हुए, क्या उस पर पंजाब हुकूमत को माजरत नहीं करनी चाहिए? तो एक साइड से बात नहीं हुई, आप अगले का सवाल देके तो जवाब भी तलख ही आएगा। सर वैसे तो हमारी क्या या किसी की भी क्या मोरल स्टैंडिंग है इस तरह की बातें करने की? अब ये बताइएगा कि इस दौरे के बाद आपकी जमात के हामी हों या नाक़िद हों, ये तो मान रहे हैं कि सुहेल आफरीदी ने एक मोमेंटम तो बना लिया है, पार्टी में कुछ जान शायद पड़ गई है, क्या आप मौके से फ़ायदा उठाकर और इस तहरीक को जो आप बढ़ाना चाहते हैं, और आपने कहा है कि तहरीक बन रही है और आप इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं, कल शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी प्लान है क्या एक्चुअली आपका? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने जिस तरीके से पंजाब का दौरा किया, लाहौर का दौरा किया, जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने हमें वेलकम किया, जो वहाँ पे जज्बात थे, जो कमिटमेंट थी इमरान खान साहब के साथ, जिस तरीके से लोगों ने हमें वेलकम किया, जिस तरीके से सुहेल आफरीदी साहब उनके दिल पे राज कर रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगर मज़ीद हम 1-2 दिन वहाँ पर गुजारे या दोबारा हम लाहौर जाएँ तो वहाँ के लोग सुहेल आफरीदी साहब को ही अपना वज़ीर आला मान लेंगे, क्योंकि सुहेल आफरीदी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान की उम्मीद बन चुके हैं। हम इसके बाद सिंध जा रहे हैं, कराची में हमारा प्रोग्राम्स स्केजुअल हो रहे हैं, इसके बाद हम कोयटा जाएंगे और ये स्ट्रीट मूवमेंट की तहरीक है, ये पूरे पाकिस्तान में सुहेल आफरीदी साहब फैलाएंगे और इसको तहरीक की शक्ल देंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि इस पूरे मामले में ये बात भी सबने नोट की है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के लोग तो थे, लेकिन पार्टी के ओहदेदारान जो है, क़यादत कहीं नज़र नहीं, लीडर्स कहीं नज़र नहीं आए, तो क्या पार्टी क़यादत स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके हक में नहीं है या फिर किधर थे? देखिए, जो वहाँ पे एक माहौल बना हुआ है, जिस किस्म का एक खौफ का एक आलम था वहाँ पे, जिसको तोड़ने हम गए थे, वो आप सब ने देखा होगा। जो बातें हमें बताई जाती थी वो अमलन हमने ख़ुद देखी, उस शटल को हमने तोड़ दिया है, उस शेल से लोग निकल आए हैं, लीडरशिप भी हमारे साथ थी, सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ थे, शौकत बसरा साहब थे, नईम हैदर पंजोता साहब थे, इंतज़ार साहब थे, अली भुट्टर साहब थे, हमार बशीर गुजर साहब थे, और पंजाब की तमाम लीडरशिप हमारे साथ कॉन्टेक्ट में थी। ये एक बेहतरीन दौरा रहा और इस दौरे के जो मकासद थे वो हमने हासिल कर लिए। शुक्रिया आपका शफीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी इसी पे ज़रा तज्जिया लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर खान साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कोशिश कर रही है एक स्ट्रीट मोमेंटम बनाने की, तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत तो नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोगों ने 3-4 दिन लाहौर में ज़रा रौनक लगाई रखी है, एक्टिविटीज़ थी। आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ा है या वाकई जिस मोमेंटम की वो बात कर रहे हैं वो बन पाएगा या बन सकता है, या बस ये थोड़े दिन का मामला था और बस उसके बाद आगे चलना मुश्किल है इसका? देखिए, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं उनका ये जो दौरा था, दिस वाज मोर ऑफ अ पिच रिपोर्ट। जिस तरह क्रिकेट मैच से पहले आके पिच चेक की जाती है कैप्टन की जानिब से कि उस पर ग्रास कितना है, उस पर टर्न कितना है, मौसम के क्या हालात हैं। मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब ने भी जो है, जो बड़ा मैच शुरू होना है, जो एजुटेशन के हवाले से उनकी मूवमेंट स्टार्ट होनी है, ये बेसिकली उससे पहले की एक पिच रिपोर्ट थी चेक करने के लिए कि पंजाब की सूरत हाल क्या है। और पिच रिपोर्ट के ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की लीडरशिप जो है वो फ्रैक्चर्ड है, आपस में मुख्तलिफ फैक्शंस बने हुए हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, एक हेडलेस लीडरलेस किस्म की जमात ये पंजाब के अंदर बन चुकी है। आलिया हमजा साहिबा अंडरग्राउंड है, हमाद अज़हर साहब अंडरग्राउंड है, जो दीगर लीडरशिप है वो कोट लखपत जेल में है। सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल है, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो लाहौर में इतने एक्टिव नज़र नहीं आते, कंपैरेटिवली इस्लामाबाद में होते हैं वो। मेरे ख्याल में वो असेस करने के लिए आए थे कि अगर मैं कोई बड़ी कॉल देता हूँ तो यहाँ से पंजाब से मुझे रिस्पॉन्स किस किस्म का मिलेगा। मेरे ख्याल में जो कम अज़ कम नंबर्स बाहर निकले या जिस किस्म का पार्टी स्ट्रक्चर ऑपरेट कर रहा है वो कोई ज़्यादा इतने हौसला अफजा नहीं थे, क्योंकि पंजाब से इससे पहले भी रिस्पांस, जो भी उनकी कोशिश थी अली अमीन गंडापुर की, नहीं रिस्पांस। अच्छा मंसूर, एक आपका अपना पर्सपेक्टिव भी चाहते हैं। बहुत से सहाफ़ियों का सुहेल आफरीदी से ये पहला इंटरेक्शन था, आप लोगों ने जो गुफ्तगू की, क्या आप समझते हैं कि जिस मकसद के लिए इमरान खान ने गंडापुर साहब को रिप्लेस किया था, आफरीदी साहब उसी ट्रैक पर हैं?
मेरे ख्याल में बिल्कुल वो सुहेल आफरीदी साहब जो है वो गड्ढापुर साहब से बिल्कुल एक मुख्तलिफ पर्सनालिटी रखते हैं। गड्ढापुर साहब के हवाले से तो बल्कि मैं जब उनको देखता था, आई एडमिट दिस थिंग कि वो अक्सर औकात आप लोगों से सवाल करते हैं ना कि अगर आप ये ना होते तो क्या होते। तो मैं गड्ढापुर साहब को अक्सर देख के यही समझता था कि अगर गड्ढापुर साहब पॉलिटिशियन ना होते तो शायद WWE के रेसलर होते, मतलब जो उनका कद काट है, मूछें और वो पूरा माचो मैन किस्म का जो एक इमेज है। सुहेल आफरीदी साहब इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट स्पोकन, हर जवाब जो है वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए देते हैं, उसमें कोई रोब दबदबे वाली कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अभी एक मैच्योरिटी का फैक्टर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो हल्के की सियासत से उठ के जो है वो अभी सूबे की सियासत तक वो अभी आए हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम होती है। उसके अंदर आपको तमाम सूबों के लोगों को साथ लेके चलना होता है। सो अगर कोई ये ज़हन में रख रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो फिलहाल कोई एक नेशनल लीडर के तौर पे सामने आए हैं, आई थिंक दैट्स अ बिट प्रीमैच्योर। उसके अंदर अभी मेरे ख्याल में टाइम लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो कम से कम उनसे जो गुफ्तगू हमारी हुई उससे यही लगता है कि वो इमरान खान साहब का जो एक विजन है उसको बड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने की कोशिश करें। वेदर उसके रिजल्ट्स निकलते हैं, वेदर वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, आई थिंक टाइम विल टेल। शुक्रिया मंसूर अली खान, थैंक यू। सीनियर तज्ज़ियाकार हमसे बात कर रहे थे। गंडापुर एस WWF कैसे लगेंगे इस पे हो जाए बात थोड़ी सी। इन एनी केस हम ब्रेक ले रहे हैं, हेडलाइन ब्रेक है। विल सी यू इन अ बिट। गुड मॉर्निंग। हाँ, आप ये देखिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस किस तरीके से हो रहा है। ज़ाहिर है उसके जो फ़वाइद हैं, उससे जो मालूमात मिलती है वो एक तरफ, लेकिन दुनिया में बहुत से ममालिक अब ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, इनको एक्सेस होनी चाहिए। और इस सिलसिले में एक वाज़े मिसाल हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया की है और जिन्होंने तो कानून साजी की है कि अंडर 16 बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्मार्टफोन्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेगुलर ऑब्वियसली कॉल शॉल कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इज अनदर स्टोरी ऑलटुगेदर। ऐप्स नहीं इस्तेमाल कर सकते सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक, टिकटॉक, कम्युनिकेटिंग ऐप्स जो होते हैं वो नहीं इस्तेमाल होते हैं, इंस्टाग्राम। सो हम क्यों ये बात कर रहे हैं? एक खुदकुश हमलावर बनाने के लिए नौजवान नस्ल की जहन साजी तक ये बात आ गई है थ्रू सोशल मीडिया। कम उम्री में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों को दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ जज्बात की तरफ भी लेकर जा सकता है। ये इसकी एक जिंदा मिसाल है। कल कराची में खुदकुश धमाके की नीयत से दाखिल होने वाली लिटरली टीनेज बच्ची थी, कम उम्र लड़की थी, बलोचिस्तान से इसका ताल्लुक था। इस लड़की की जहन साजी की गई। दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट ने इसकी जहन साजी की थी। जरा एक्चुअली सुने कि क्या उसने कहा। ये मैं एक आम स्कूल की तालिब थी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं एक दिन टीचर बनूंगी। ये उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के कामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच बदलने लगी। फिर मैंने घर से निकलने का फैसला कर लिया। मैं वंदर में उतरी जहां उसकी बहन ने मुझे लिया और अपने घर लेके गई। वो मेरी बहुत तारीफ करती थी और शायरी बलोच सुमैया कलंदरानी के किस्से सुनाती थी। वो कहती थी मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ बलोचों के लिए। जी उसने मुझे कराची वाले बस में बैठाया और कहा कि आगे उसका भाई मिलेगा। रास्ते में जाते हुए नागे पर गाड़ी रुकी। पुलिस चेकिंग के दौरान मुझसे मेरा नाम, घर का पता पूछा। मैं घबरा गई, मैं सही जवाब नहीं दे सकी। इसी वजह से मुझे बस से उतार लिया गया और औरतों को बुलाकर मुझे पुलिस थाने में लेकर आए। मतलब इतनी ये शॉकिंग कहानी है कि वो जो बच्ची ये कहानी सुना रही है, मेरी तो सिंपथीज उसकी तरफ भी हैं। मतलब कि क्या किया जा रहा है इन बच्चों के साथ। साथ ही आपको बता दें कि एडिशनल IG बल्कि वज़ीर दाखिला से बात स्टार्ट हुई। वज़ीर दाखिला ने कल बताया कि बच्ची को तरबियत देने के लिए ट्रैप किया गया था, झांसा दिया और उसे झांसा दिया गया था। क्या कहना था उनका, पहले ये सुनिए। मुख्तलिफ हरबों के साथ सोशल मीडिया पर इनको कांटेक्ट किया, फिर अपने ग्रुप में, उसको एक मखसूस ग्रुप था व्हाट्सएप का, उसमें इनको शामिल किया। टीनेज बच्ची है
और यकीनन जो आजकल के ग्रोइंग चाइल्ड्स हैं हमारे, वो यकीनन उनकी जो जहन इतने पुख्ता नहीं होते, जिसकी वजह से जो स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं या कॉलेज गोइंग चाइल्ड्स हैं वो बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं। और ये ख़ास करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक किसी ने और एक जो तंजीम है उन्होंने इसको इनकी जहन साजी की ताकि ये उनके लिए काम कर सके, और एक झूठा बयानिया बनाते हैं अगेंस्ट द स्टेट। और इसमें देखें कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां यूज़ हो रही हैं सोशल मीडिया पे और उनको ट्रेंड किया जा रहा है। मैं कहूँगा अपने जो भी पाकिस्तान में हमारी वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की जो सोशल एक्टिविटीज़ जो कि मीडिया पर हैं, जो स्क्रीन है मीडिया की, उस पर सोशल मीडिया ख़ास करके उस पर वो नज़र रखें, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। एडिशनल आईजी सीटीटी आज़ाद खान का कहना है कि कम उम्री की वजह से वो बच्ची को मुल्ज़िम नहीं समझते। यही वजह है कि इसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ नहीं ले जाया जा रहा। हम इसको एक नॉर्मल लॉ इन्फोर्समेंट या लीगल उस प्रोसेस से नहीं हम इसको लेके जाना चाहते। हम इसको एक रेस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ लेके जाना चाहते हैं ताकि इनकी बहाली हो सके, बजाय इसके कि हम उसको एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उसमें डालें तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है। इसी पे बात करते हैं। नवाल अली हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उसामा खिलजी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर बोलो भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नवाल से शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, नवाल आपसे ही पता कर लेंगे, मतलब ये कहानी जो हम अभी बता रहे थे ये आपने सुनी भी होगी, और वैसे भी दुनिया में कितनी जल्दी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो यंगस्टर हैं वो बहुत जल्दी मायल हो जाते हैं। कोई भी नैरेटिव उन्हें सूट कर रहा हो, कोई इन्फ्लुएंस आ जाए तो दे रियली गो टूवर्ड्स इट। अब जो हमने एक और वेव देखी है जहां एक 16 से नीचे या कुछ एक तयन कर दिया है कि इस उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाउ डू यू फील अबाउट दैट, और इम्प्लीमेंटेबल भी है कि नहीं? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट। एंड अब्दुल्ला एंड हुमा, जो पहली चीज मैं कहना चाहूंगी दैट वुड बी के दो चीजें फिगर आउट करने वाली हैं। एक, इज सोशल मीडिया एक्चुअली बैड, एंड द सेकेंड थिंग इज के अंडर एज यूजेज में काउंट क्या, ब्रैकेट क्या है, रेंज क्या है, कंसिडर क्या होता है। अब अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो 13+ प्लेटफॉर्म्स डिजाइन होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाइल्डहुड की या किसी भी बच्चे की बात करें तो उसका ब्रेन अभी डेवलपिंग फेज में ही होता है। 13+ के जो कैटेगरी है उसमें जाके काफी हद तक ब्रेन की डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन 13 से पहले वाला जो ब्रैकेट है उसमें जितना भी एक्सपोजर होगा, अगर वो अनसुपरवाइज्ड है तो दैट इज गोना कॉज प्रॉब्लम्स। राइट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने की चीज ये है कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है, अनसुपरवाइज्ड एक्सपोजर, एक्सेसिव एक्सपोजर वो बुरा, दैट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स। वो कंटेंट अगर सुपरवाइज्ड ही नहीं है, पेरेंट्स हैव नो आइडिया कि कैसे क्या चीज हो रही है, देव जस्ट गिवन, उन्होंने मोबाइल फोन को या सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज करने के बजाय यूं समझ रहे हैं स्पेसिफायर्स अगर अपने बच्चों के लिए यूज करना शुरू कर दिया है तो फिर इट इज गोना कॉज प्रॉब्लम्स। वो एज अ पेसिफायर ही यूज हो रहा है, और दूसरी बात ये है मतलब गैजेट तो एज अ नैनी ही यूज होता है, वो हमने देखा है, डिपेंड कर रहे हैं उसके। एब्सोल्युटली। अब ये बताएं कि ये, बल्कि उसामा आप बताएं, ये अनसुपरवाइज्ड रहना, ये अनसुपरवाइज्ड भी ज्यादा देर तक नहीं रहता ना, मतलब सुपरवाइज ज्यादा देर तक नहीं रहता कि बच्चे पे नजर रखें, पॉसिबल भी नहीं है। आप क्या हर वक्त बच्चे के इवेंचुअली बच्चा खुद ही उस चीज में घुस जाते हैं बच्चे, और फिर वो एक तरीका ढूंढ लेते हैं टू हाउ टू गो अबाउट इट समहाउ। उसामा जी बिल्कुल, ये सर्कमवेंट करना जो है बच्चों के लिए खासकर बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है आजकल की जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही बढ़ी हुई है, और मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिकली बैन भी इम्प्लीमेंट करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अगर आप उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं, एक तो आप सर्वेलेंस ज़्यादा कर रहे हैं लोगों की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन इसके अलावा बच्चे अपने वालिदैन का अकाउंट यूज़ कर लेते हैं ज़्यादातर। तो हमने यही देखा है, जो मुश्किल काम है और जो ज़रूरी काम है स्टेट का, वो एजुकेशन पे काम करना है। और अगर आप आर्टिकल 25 देखें पाकिस्तान के आइन का, वो राइट टू एजुकेशन देती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी रियासत ने
बलूचिस्तान में कितने स्कूल बनाए हैं पिछले 5-10 साल में, और एजुकेशन रेट कितना ज़्यादा किया है। तो देखें, ये जो मेन इशू है वो यही है डेप्रिवेशन का। अगर आप स्कूल नहीं बनाएंगे, एजुकेशन का एक्सेस नहीं देंगे, एजुकेशन की क्वालिटी नहीं अच्छी करेंगे, और स्कूलों में बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि सोशल मीडिया किस तरह इस्तेमाल करना है, तो फिर तो हर किस्म के मसाइल बच्चों के लिए आएंगे। तो जो इम्प्लीमेंटेबल चीज़ें हैं वो ज़रा मुश्किल हैं, वो लॉन्ग टर्म है। हमारी हुकूमत शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस पे चली जाती है कि भाई हम ये बैन कर देते हैं, लेकिन वो किस तरह बैन होगा, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो मुश्किल बात है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट नवाल, हम आपसे पूछेंगे जब एक्सट्रीमिज़म या दहशतगर्दी के वाक़यात हमने माजी में भी देखे, बहुत सारी दफ़ा हमने देखा कि बड़े पढ़े लिखे नौजवान एंड नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द ग्लोब इस तरह के ख़यालात का शिकार हुए और फिर ये इंतहाई इक़दाम उन्होंने उठाए। इवन कराची में भी एक एक्सट्रीमिस्ट ख़यालात से का हामिल एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट का ग्रेजुएट इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा, फिर कार्रवाइयाँ भी हुई। सो एजुकेशन या एजुकेटेड होना क्या आपको इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी की तरफ जाने से रोक सकता है? देखें अब्दुल्ला, योर क्वेश्चन इज वेरी, ये बात बिल्कुल सही है कि एजुकेशन का इसमें ताल्लुक है। देखें, जब एक बच्चा अच्छा एजुकेटेड है उसको राइट्स एंड रॉन्ग्स पता होनी चाहिए पहली बात, ठीक है। एजुकेशन का मतलब ही है कि हम अपने बच्चे को सही और गलत की तरबियत, तालीम और तरगीब दें कि भाई व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। लेकिन अगर राइट और रॉन्ग का जो थिन लाइन है वो ब्लर्ड होगा किसी भी बच्चे का, तो उसके पास कितनी भी एजुकेशन, कितना भी नॉलेज हो, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा उसके एक्सपोजर में और एक कंप्लीटली इलिटरेट बच्चे के एक्सपोजर, ठीक है। अब जब नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है ना, नॉलेज किस कैपेसिटी में एग्जिस्ट कर रहा है ये जानना जरूरी। अब सोशल मीडिया करता क्या है? सोशल मीडिया हमें हमारे अटेंशन स्पैन को अफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा बड़ी चीज। इवन एज एडल्ट्स हमारा अटेंशन स्पैन रह गया एक रील की हद तक। उससे बड़ी वीडियो अगर कोई दिखाने की कोशिश करेगा, हमारा अटेंशन स्पैन उस 30 सेकंड्स 90 सेकंड्स के बाद खत्म हो जाएगा एज एन एडल्ट बात करें तो। बच्चा सोचे वो कितना छोटा है और अभी उसकी डेवलपिंग स्टेज चल रही है, और तब से ही अगर उसका अटेंशन स्पैन इतना है तो उसकी लर्निंग अफेक्ट होगी। अब ये सिर्फ छोटी सी बात नहीं है कि अटेंशन स्पैन इफेक्ट हो गया, अटेंशन स्पैन इफेक्ट होगा, उसकी लर्निंग, लर्न करने का तरीकाकार, नॉलेज को रिटेन करने का, रिकॉल करने का तरीकाकार इफेक्ट होगा। लार्जर पिक्चर इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ, और जब लार्जर पिक्चर इफेक्ट होगी तो फिर वो डिपेंड करना शुरू हो गया उस डिवाइस के ऊपर, इमोशनली, प्रैक्टिकली हर तरह से वो उस पर इफेक्ट डाल रही है। जब वो इमोशनली अगर अटैच हो गया उस डिवाइस के साथ या सोशल मीडिया के साथ, तो उसको इमोशनल वैलिडेशन भी वहीं से चाहिए होगी। वो वैलिडेशन अगर उसको एग्रेशन की फॉर्म में मिल रही है, वो वैलिडेशन उसको किसी भी नेगेटिव फॉर्म में मिल रही है, तो उसके लिए वही करेक्ट है। उसके लिए उसके पेरेंट की बताई हुई चीज, उसके टीचर की बताई हुई चीज, सिनेरियो में उससे बिल्कुल उस सिनेरियो में उस तब जाके कंट्रोल करना कि या तो उसके गैजेट्स ले लेना या फिर सोशल मीडिया बैन कर देना, ये तो और भी खतरनाक हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है, वो तो बिल्कुल ही उलट ही उसका इफेक्ट होगा। की कोशिश करेंगे बहुत बड़े रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि उस बच्चे ने बड़े बड़े रिएक्शन सीख लिए हैं बहुत अर्ली एज। अच्छा उसामा जी, रेस्टलेसनेस सब कुछ है। गॉट इट। उसामा, अब ये बताएं कि ठीक है, अब ज़रूरत भी है, ये दौर है सोशल मीडिया का, आप एक तरफ जाते भी हैं कि आपके बच्चे जो हैं उनको पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है और वो बिल्कुल ही एक लिविंग अंडर द रॉक वाली सिचुएशन ना बन जाए, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। क्या मॉडल अपनाया है बाकी मुल्कों ने? जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का ही एक एग्जांपल दे रहे हैं ना, एजुकेशन में तो वी आर नॉट एट पार ओवर देयर। आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया कि हम क्यों नहीं स्कूल बना रहे और हम क्यों नहीं साइड बाय साइड एजुकेट करें, उसमें तो हम रह गए। लेकिन अब मैनेज किस तरह किया जाए? व्हाट एग्जैक्टली कैन वी पिक अप फ्रॉम अदर कंट्रीज हु हैव मैनेज्ड टू डू दैट? देखिए, अक्सर जो आपकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं या और ऐप्स हैं, मिसाल के तौर पे YouTube हो गया, उसमें YouTube फॉर किड्स होता है।
तो उसकी आप सेटिंग्स चेंज करते हैं और सिर्फ जो चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट है वही आपको नजर आता है उस डिवाइस के ऊपर। इसी तरह हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर का भी किड्स वर्जन होता है जिसमें पेरेंट्स सुपरवाइज कर सकते हैं कि बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं। तो उस वो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस काफी होते हैं। इसी तरह अगर आप नेटफ्लिक्स देख लें उसमें भी बच्चों की सेटिंग्स अलग होती हैं। तो इन सारी एप्स में सुपरविजन की जो है फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन यही बात है कि इनकी आगाही जो है उनके वालिदैन के पास उनके की जाए, उन्हें बताया जाए कि इस तरह से आप उनकी सुपरवाइज टेक्निकली और डिजिटली भी कर सकते हैं। The parents need to be tech savvy as well। वो भी बड़ी चैलेंजिंग बात है, सारे पेरेंट्स टेक सेवी नहीं है। दूसरी बात, आपने नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह का जिक्र कर दिया। नाउ वी हैव गेम्स लाइक फोर्टनाइट एंड ऑल जहां कम्युनिकेशन चल रही होती है विद योर अपोजिंग, आप जिसके साथ खेल रहे होते हैं। दैट्स अनदर वर्ल्ड ऑलटुगेदर। बिल्कुल, गेम्स में सबसे ज्यादा चाइल्ड ग्रूमिंग होती है और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से गेम्स की जो सुपरविजन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। इवन रोब्लॉक्स जो छोटे बच्चों की गेम्स है उसमें भी ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो जिस तरह नवाल साहिबा ने कहा कि जो सुपरविजन है पेरेंट्स की वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टेट एक लॉ पास भी कर देता है वो लोगों के घरों में जाके किस तरह देखेगा कि बच्चे जो कितने साल का बच्चा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, कितने साल का नहीं कर रहा। पेरेंट्स को भी अपने आप को एजुकेट करना होगा। बिल्कुल। नवाल साहब, आपसे ये जानना है कि ये हमारे जहन पे या हमारी जहन की साख्त पे या हमारे दिमाग की साख्त पे भी क्या असर करती हैं चीज़ें। हम बच्चों की क्या बड़ों की बात कर लें, हमारा अपना अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया है। हमसे कोई मतलब कोई तवील दौरानिया की फिल्म हो या कोई तवील चीज़ चल रही हो तो वो टीवी पे देखना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम खुद रील्स देखने के और टिकटॉक पे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखने के आदी हो गए हैं। हम इसको मतलब हाई टाइम है कि इसको हैंडल कर लें, ठीक कर लें, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेट कर रही है सिचुएशन हमारी अपनी जहनी हालत को लेके भी। बिल्कुल अब्दुल्ला, ये बहुत अलार्मिंग और कंसर्निंग सिचुएशन है हमारे लिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ बच्चों तक अब महदूद चीज नहीं है। बच्चों पे इफेक्ट ऑब्वियसली बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो रहा है और वो फिर बड़े हो ही एक गलत पैटर्न पे रहे हैं और उनके लिए प्रॉब्लम्स आर मच बिगर देन अस। ठीक है, हमें एक्सेस जो है वो कह लें कि जरा अगर लेट भी फॉर एग्जांपल मिली है तो हम भी इस टाइम पे अफेक्ट उस सेम लेवल पे ही हो रहे हैं, सिर्फ हमारा ब्रेन थोड़ा सा बेहतर डेवलप्ड है और हम उन चीजों को लेते। अब देखें, इसमें ना मैं दो चीजों पर बात करूंगी। सबसे पहले तो एक तो 3 ऐसी चीजें कि जो हम ये कह लें कि आप कह लो की कॉजेज हैं अगर इसके, तो वो क्या 3 ऐसी चीजें। पहले पे हमने बात कर ली कि इजी एक्सेस है। ठीक है, हमारे पास सुपरविजन है ही नहीं, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चे को सुपरवाइज करने का। अब उन्होंने अपने लिए इजी सोल्यूशन ढूंढा था ना फोन में। अब उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि अगर फोन दूंगा तो फिर अब मुझे वो जो मैंने अपने लिए टाइम फ्रेम बचाना था टू डू माय वर्क फ्रॉम होम या गो टू माय जॉब, तो अब वो टाइम भी अगर मैं सुपरविजन में लगा दूंगा तो फिर फायदा मुझे ये देने का। अब दूसरी चीज ये कि लॉगरिथम जो बन के वो लर्न करता है। द डिवाइस इज वे स्मार्ट एंड स्मार्टर देन अस। आप इतना सा देख लें कि किसी भी चीज पे हम बैठे डिस्कशन कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद आपको इंस्टा पे वही दिखती, आपको टिकटॉक पे वही कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा। सो योर वैलिडेशन इज गेटिंग एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज स्मार्ट, सही है। अब तीसरी चीज ये कि जो एक फोमो है आजकल के बच्चों का, दिल फील लेफ्ट आउट अगर कोई चीज हम लोगों ने, अब वो भी किस चीज से उसको अटैच करेगी कि अगर उनके पास एक चीज की एक्सेस नहीं है, वो ये कहेंगे कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि हमारा पेरेंट हमें बाकी बच्चों की तरह एक्सेस नहीं दे रहा। हमें सोसाइटी अप्रूव करेगी कि नहीं, हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। हमारे अपने बच्चे सवाल करते हैं कि जी हमारे क्लास फेलोज तो गेम्स खेलते हैं, ये रोब्लॉक्स की बात कर रहे थे, आप हमें क्यों नहीं खेलने देते? हमें नहीं, ये सवाल होते हैं। उसामा फाइनली ये भी बता दें, समथिंग लाइक I'm not going to call it a ban, लेकिन हर चीज़ें ज़िंदगी में बिफोर सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एंड ऑल, अगर आप पीछे चले जाएं सीखने के लिए, तो एक उम्र के साथ इजाज़तें होती थी। आप जब तक अब 16 साल के नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते, 18 साल से पहले आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप मतलब बहुत सी चीज़ें होती थी जो कि पूरा एक सोसाइटी उस पर अमल मोर और लेस करती थी। Is there any way that we could not, I'm not saying we go back to that, but existing technology के साथ होते हुए कोई बाउंड्री तो सेट करें, हम कोई बाउंड्रीज अब लगा सकते हैं and on a big societal level, not just अपने अपने घरों में।
जी, आई थिंक बच्चों के लिए जो कंप्यूटर्स हैं वो शेयर्ड स्पेस में होनी चाहिए, जहाँ पे फैमिली आपकी देख सके कि क्या कर रहे हैं। और फ़ोन्स मेरे ख्याल से 16 से 18 साल की उम्र से पहले बच्चों की पर्सनल डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए, शेयर्ड ही डिवाइसेस होनी चाहिए। और काफ़ी मतलब हमारी फैमिली में तो बच्चों का यही वो होता है, दे डोंट हैव फोन्स अंटिल दे आर 18 और 17। और उससे पहले जो स्क्रीन टाइम है वो भी लिमिटेड होना चाहिए। अगर वो कार्टून वगैरह देख रहे हैं तो दिन में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका एक्सेस। और कंप्यूटर्स जो है आप लाउंज में या शेयर्ड जगह में रखें, बजाय ये कि कमरे के अंदर बच्चों के पास हों, क्योंकि फिर आपका सुपरवाइज करना मुश्किल हो जाता है। राइट, थैंक यू। हाँ, गुड आइडियाज। और डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि दिस इज परहैप्स द ओनली थिंग दैट वुड वर्क। नवाल, अली एंड उसामा खिलजी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। अच्छा, ये वो कन्वर्सेशंस हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है अपने घरों में भी करने की, और वैसे भी ऑन अ लार्जर स्केल ऑल्सो। लेट्स टॉक अबाउट इट बिकॉज अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। सो मे बी दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट वी कुड ड्वेल अपॉन इन द कमिंग ईयर। कमिंग बैक टू द वेदर, बर्फ पड़ रही है पहाड़ों पर और हुंजा चलते हैं, और हुंजा में क्या मनाजिर हैं, मुश्किलात हैं क्या लोगों को नहीं हैं, ये अली अहमद बता रहे हैं फ्रॉम हुंजा। जी, गिलगित-बल्तिस्तान के ज़िला हुंजा में सर्दी बढ़ गई है। गुज़श्ता 1 हफ़्ते कबल यहाँ पर तेज़ आंधी चली, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे दरख्त गिर गिरे, लोगों के छत जो उड़ गए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मौसम दोबारा नॉर्मल हो गया है। पहाड़ी इलाकों और पहाड़ों के ऊपर तो बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी न होने के बायस यहाँ पर लोग परेशान हैं, क्योंकि सर्दियाँ तकरीबन दिसंबर का महीना गुजर गया, लेकिन यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई। अलबत्ता सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। लोगों को अभी इतनी कोई मुश्किलात दरपेश नहीं है, क्योंकि बर्फ़बारी के होने के बाद यहाँ पर लोगों को मुश्किलात पेश आती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मौसम नॉर्मल है। ताहम लोग परेशान हैं कि गुज़श्ता 2-3 सालों से यहाँ पर मौसम सरमा में बर्फ़बारी नहीं होती, जिसके बायस यहाँ पर ग्लेशियर्स जो है वो ज़्यादा पिघल रहे हैं, उनकी मिक़दार जो है कम हो रही है। और यहाँ पर बाहर के मौसम में बर्फ़बारी से यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। जी, एवरीथिंग अबाउट दिस वाज सो ब्यूटीफुल। वो वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें नहीं हो रही देखने में एटलीस्ट। अच्छा जी, अस्तोड़ चलते हैं अब। अच्छा, अभी बर्फ नहीं पड़ी थी हुंजा में बाय द वे, पहाड़ों पे तो है ऑलरेडी, इसीलिए शायद लग रहा था कि ये तो मैनेजेबल होगा। और बाय द वे ये क्लाइमेट चलते हैं, रफ़ीउल्लाह अफरीदी हमें वहां से बता रहे हैं। लेट्स डू दैट। जिला अस्तूर में हालिया बर्फबारी के बाद सर्दी की जारी लहर में मज़ीद इजाफा हो चुका है। अस्तूर के जो बालाई इलाके हैं, हालिया बर्फबारी के बायस जो राब्ता सड़कें ब्लॉक हुई थी पाक फ़ौज की दिन रात कोशिशों की वजह से, वो तमाम सड़कें बहाल हो चुकी हैं। यहाँ पर हालिया बर्फबारी के बाद जो सर्दी में इजाफा हुआ है, सर्दी में इजाफे के साथ साथ ही लोगों के मसाइल और मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। यहाँ शदीद सर्दी की वजह से आबशार भी जम चुके हैं, जबकि कई जगहों पे वाटर चैनल, वाटर सप्लाई के ऊपर भी बर्फ़ की तेज़ जम चुकी है। यहाँ पर अस्तूर के जो बलाई इलाके हैं, वहाँ खासकर सेहत और एजुकेशन को लेके भी मसाइल का सामना है। अस्तूर का बालाई गांव है नंगा पर्वत के दामन में, रुपल, वहाँ से डिलीवरी की जो मरीज़ा थी, एक खातून थी, उनको घोड़े में बिठा के कई किलोमीटर दूर सफ़र करके लाया गया। जबकि यहाँ पर जो लकड़ी और गैस की कीमतें हैं, खुद साख्ता कीमतें, वो आसमान से बातें करने लगी है। वो जो ईंधन है उसके लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं उसकी कीमतें, ये तो हमारे इश्यूज़ हैं, ये रहेंगे हमारा सीन। But it looked so stunning. It did. From the screen, I don't know how I would be if I was there. वो कुछ कहा नहीं जा सकता। In any case, आपके शहर में क्या मौसम है? Please tweet करें हमें, write to us on X. Geo Pakistan TV हमारा हैंडल है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Good morning. अच्छा, ओवरऑल ज़रा मौसम की सूरत हाल तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम मुबारकबाद देना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज भी और गुज़श्ता कई हफ्तों से जो हम नोट कर रहे हैं, लाहौर में जो स्मॉग की सिचुएशन थी, इट हैज़ गॉटन बेटर। आपको पता है ना, रोज़ हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो देखते हैं, आप लोग साथ शेयर भी करते हैं, और पिछले कितने सालों से कर रहे हैं जब से स्मॉग का एक सिचुएशन जो बनी है। दिस ईयर इट्स इंटायरली डिफरेंट। लाइक राइट नाउ एज वी स्पीक, तीसरे नंबर पे कराची था या कुछ इस तरह, मतलब मैं पाकिस्तान के शहरों की बात कर रही हूँ। 10वें नंबर पर
लाहौर है, और उससे एक घंटा पहले 15वें नंबर पर लाहौर था। लाहौर वुड बी टॉपिंग दिस लिस्ट लाइक एवरी डे फॉर ईयर्स। और इस साल, कुछ सालों से, लेकिन इस साल खास तौर पे हमने देखा कि बहुत ही कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं कि स्मॉग जो है उसको किस तरह बिठाया जाए। सो व्हाटएवर इज बीइंग डन, वी वोंट गेट इनटू डिटेल्स। अच्छा काम हो रहा है। But if Delhi is at number 1 and Lahore is number 10, so something has worked out. अच्छा, अभी हम ज़रा ओवरऑल बात कर लें। रबा हफ्ते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के दौरान मकामी आबादी के साथ सयाह भी मुश्किल का शिकार थे। ओवरऑल हमारी क्या सूरत हाल है? हमने बर्फबारी में अगर निपटना है, क्योंकि हमारे सयाहों को तो शौक होता है, वो तो पहुँचते ही हैं और पहुँचेंगे भी। ज़ाहिर तफरीही मकामात जो हैं वो खुले भी रहने चाहिए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान लोगों को मोहतात रहने की हिदायत की है। इसी पे जरा बात कर लेते हैं। डॉक्टर तैयब शाह हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं डीएमए के। डॉक्टर तैयब, थैंक यू सो मच, यू टुक आउट द टाइम फॉर अस। अब ये बताएं, पहले तो थोड़ा सा कंपैरिजन दे दें, क्योंकि हर साल एक मुख्तलिफ होता है सिचुएशन। जैसे बर्फ़ आपके सोच में क्या जल्दी बर्फ़ें पड़ गई हैं, लेट पड़ रही हैं, और कितनी एक्सटेंट है? क्योंकि हमें लग रहा है फ़िलहाल बड़ा मैनेजेबल काम है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर हम क्लाइमेट डेटा रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन करें तो 2025 जो रवा साल है, इसका स्नो कवर एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी फॉर द ईयर 2025 रिमेन्ड सब्सटेंशियली लो। पाकिस्तान की जो जनवरी एंड फरवरी 2025 थी, इसमें अराउंड 38 से 42% टोटल रेनफॉल डेफिसिट था ड्यूरिंग द विंटर 2025, और स्नो परसिस्टेंस भी अराउंड 26% हिस्टोरिकल रेफरेंस से रिड्यूस थी। 2026 की अगर हम बात करें विंटर्स की, तो एज पर डिफरेंट ग्लोबल मॉडल्स जो विंटर 2026 की प्रोजेक्शन है, तो अनफॉर्चुनेटली जो नॉर्थ रीजन पाकिस्तान का, जो कि ग्लेशिएटेड रीजन है, इस साल अगले साल में भी वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड बियॉन्ड नॉर्मल टेम्परेचर इन द नदर्न रीजन। तो बर्फ तो पड़ेगी, क्योंकि जनवरी एंड फरवरी में देयर आर डिफरेंट मॉडल्स जो कि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि नॉर्मली मगरबी हवाओं से जो बारिशें आती हैं, वो नॉर्थ रीजन में बर्फ़ ज़रूर लाएगी, लेकिन बर्फ़ की भी एक पूरी इकोलॉजी होती है, इवोल्यूशन होती है। All snow doesn't form the ice, so snow और ice में भी difference है। तो 2026 में we are predicting कि we will have around 5 to 6% ज़्यादा स्नो एज कम्पेयर टू 2025। लेकिन अगर इसकी परसिस्टेंस देखें, परसिस्टेंस मीन्स कि क्या ये स्नो बर्फ़ में, आइस में कन्वर्ट होगी या नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली अगेन क्योंकि नॉर्थ रीजन में पाकिस्तान की टेम्परेचर डिविएशन ज़्यादा है, तो स्नो परसिस्टेंस जो है उसकी रिडक्शन अराउंड 9% है। स्नो ज़रूर होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्नो ग्रेनुलेटेड स्नो होगी, पाउडर स्नो होगी, या वो फर्न्स या स्लीट तक बन सकती है, लेकिन वो कंप्लीटली आइस की उसमें इसका असर क्या होता है? अगर हमारे ग्लेशियर्स को नहीं फीड कर रही है बर्फबारी, और हमारे ग्लेशियर्स पे जाहिर है ग्रेजुअली उनका हजम या उनका मास कम हो रहा है, तो इसका क्या असर होता है? फिर तो इससे और ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट होगा। बिल्कुल, ये पूरा एक हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है व्हेन द स्नो डजंट कन्वर्ट इनटू आइस। देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन क्लाइमेटोलॉजी जिसको कहा जाता है स्नो बफर इफेक्ट। स्नो बफर इफेक्ट मींस कि अगर स्नो आइस में कन्वर्ट नहीं हुई, तो ड्यूरिंग द समर सीजन ग्लेशियर्स जो हैं they will convert their own ice into water, because पाकिस्तान के जो river systems हैं, all river systems, ये they are the perennial river systems, यानी around the year इनके flows बरकरार रहते हैं। During the snow deficit period, तो glaciers अपने ice को convert करते हैं water में, which is known as ice to water equivalent, और जिसकी वजह से ग्लेशियर्स रिट्रीट होते हैं, स्नो लाइन रिड्यूस होती है, और चूंकि ग्लेशियर्स आर कंसिडर्ड एज दी वाटर टावर, और पाकिस्तान की जो वाटर प्रोफाइल है इसमें अराउंड 50 to 70% जो है ग्लेशियर फीड करते हैं पानी पाकिस्तान के इंडस रिवर सिस्टम को। एज पर मल्टीपल मॉडल्स हमारे ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, 3% पर डिकेड जो है ग्लेशियर रिट्रीटिंग रेट है।
एंड मल्टीपल मॉडल्स, जिसमें सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डेवलपमेंट ICI मॉड की जो प्रोजेक्शंस हैं, लॉन्ग रेंज क्लाइमेट प्रोजेक्शंस, दे आर इंडिकेटिंग कि पाकिस्तान के अंदर एक जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है दैट इज द वाटर सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग। जो आपने बात की है डॉक्टर तैयब, ये वाटर सिक्योरिटी की और कुछ सालों से ऑब्वियसली हम इस तरफ जा रहे हैं और हम ये सुनते भी आ रहे हैं। नाउ व्हाट शुड वन डू, व्हाट शुड नेशंस डू, जिनको नजर आ रहा हो, जिनका डेटा ये बता रहा हो कि ये इनका रिसोर्स जो है डिप्लीट होता जा रहा है, कुछ तो रिवर्सल करना पड़ेगा, सम थिंग्स विल नीड टू बी चेंज्ड। क्या सजेस्ट करेंगे? जी सिंस ये जो ग्लेशियर की अगर बात करें और ग्लेशियर रिट्रीटिंग बिहेवियर, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ओनली फॉर पाकिस्तान, ये पूरा हिंदू कुश हिमालयन कराकोरम रीजन, HKH रीजन कंप्लीट। और अगर HKH रीजन की स्नो कवर डायनामिक्स एंड इट्स रिलेशन विद राइजिंग टेम्परेचर पे अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान के जो ईस्टर्न जो स्ट्रिप्स हैं, हिमालय, अपर हिमालय एंड को हिमालय, and then it goes towards the Nagaland and towards the eastern Himalaya strip, completely Nepal, and then India and जो south of China है, this all is retreating और maximum retreating rate is for India as compared to Pakistan। तो ये एक रीजनल फिनोमेना है और इसके लिए रीजनल एफर्ट्स की जरूरत है। और आपको ये भी बात बताता चलूं कि आर्कटिक आइस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली दिस ईयर 2025 में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है कि जो आर्कटिक सी आइस की रिट्रीटिंग है, यानी आर्कटिक रीजन में जो ग्लेशियर्स हैं वो मैक्सिमम रिट्रीटिंग पे इस साल पहुंचे हैं। सिमिलरली एंटार्क्टिक जो आइस बफर है इट इज आल्सो रिट्रीटिंग, यानी द एंटायर वर्ल्ड इज अंडरगोइंग थ्रू एन इंटरग्लेशिएटेड पीरियड। इसके लिए एक रीजनल एफर्ट और इंटरनेशनल ग्लोबल एफर्ट्स हैं, जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 ब्राजील में जो इस साल हुई, उसका भी मेन एजेंडा था कि कंट्रीज की लो कार्बन ट्रांजिशन की तरफ जाएं, यानी वी हैव टू रिड्यूस आवर इमिशन। ग्लोबल एफर्ट इज एक्चुअली कि कंट्रीज के पाथवेज डिटरमिन करें कि उनकी कार्बन एमिशंस की रिडक्शन हो। और पाकिस्तान ने भी इस साल NDC 3 यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन 3 लॉन्च किया है, व्हिच वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द COP30, जिसमें भी हमने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अपनी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के फुटप्रिंट को रिडक्शन की इंटरवेंशंस क्या हैं, जिसमें सबसे मेजर इंटरवेंशंस हमने क्योंकि अगर हम अपनी इमिशन इन्वेंटरीज को देखें तो द मेजर इमिशन इन्वेंटरी कम्स फ्रॉम अगेन ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में हम अब जा रहे हैं लो कार्बन ट्रांजिशन की तरफ, जिसमें कंट्रीज का पाथवे इज फॉर द 2030 इज अगेन पाथवे टुवर्ड्स द EVs इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिशन। स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर में हमने जो नॉर्मल थ्रेशर्स या हम यूज करते हैं डिफरेंट हैवी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, उनको भी सोलराइज करें रेदर देन यूजिंग द डीजल ट्यूब वेल्स या डीजल्स के इंजन। सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी हम अब रिन्यूएबल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, विच आर नोन एज क्लाइमेट स्मार्ट इंटरवेंशंस। तो पाकिस्तान ने भी अपने पाथवेज जो है सेट किए हैं फॉर द ईयर 2030, और इसका मेजर जो है बिकॉज COP30 इज ऑलवेज अबाउट के या जो जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं वो पेरिस एग्रीमेंट को एक रेफरेंस लेते हैं। हम वैसे आपने बहुत सारे इक़दाम बताए भी और हम कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा लेवल ऑफ सीरियसनेस क्या है डॉक्टर साहब? हम ये जानना चाहते हैं कि एट द हाईएस्ट लेवल, हमारी हुकूमत के लेवल पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, हमारे वज़रा के लेवल पे, मतलब दिस इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर अस। अगर हमारे पर डेकेड 3% ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बहुत सारे इक़दाम हम करने का सोच रहे हैं, मतलब डू वी ऑल रियलाइज कि हाउ थ्रेटनिंग इट इज इट अ प्रायोरिटी टू रिवर्स थिंग्स? बिल्कुल 2025 इवन वाज द ईयर जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, रीजनल ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ईयर था फॉर 2025। सिमिलरली पाकिस्तान ने एक रीजनल ग्लेशियर इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी कंट्रीब्यूशन थी कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर ग्लेशियर्स एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट द एंटायर क्रायोस्फीयर डायनामिक्स, यानी जो नॉर्थ रीजन में जितने भी snow cover dynamics, it is not only the glaciers but also the ice caps, the ice field, ice sheets, or all types of different जो snow related dynamics in our northern region, जिसमें ecosystem restoration की बात हो, forest cover की, and the government is very serious. For instance, we have already calculated the climate pathway. You have given us a lot of things to think about and of course our viewers as well, और किस तरह हम चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे कुदरती निज़ाम को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं
और पिछले कुछ सालों में एक एक चीज़ ने हमें बता दिया कि हाउ वी आर डिस्ट्रॉइंग इट लिटरली। और हम दुनिया से तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे अबाउट इट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अभी वक्त हमारे पास कम है सर, हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको बताएं कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गई। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। खालिदा ज़िया की उम्र थी 80 बरस और वो कई अमराज में मुब्तला भी थीं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के मुताबिक इंतकाल दारुल हुकूमत ढाका के अस्पताल में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे हुआ। खालिदा ज़िया बांग्लादेश के साबिक सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया थीं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर खालिदा ज़िया ने 1991 में वज़ारत उज़्मा संभाली थी। वो सन 2001 में एक बार फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी, तहम अक्टूबर सन 2006 में आम इंतखाबात के लिए इक़्तिदार से अलग हो गई थीं। सियासी करियर के दौरान उन पर करप्शन के भी कई इल्ज़ामात लगे। उन्हें सन 2018 में 5 बरस के लिए जेल भी काटना पड़ी थी। अवामी लीग की लीडर शेख हसीना वाजिद से उनकी तवील सियासी रकाबत भी रही है। Alright, we just wanted to point that out to you और हम आपको ये खबर भी देना चाहते थे। In any case, we will see you tomorrow. Last day of the year, we'll be together. और have a great day. See you tomorrow. Great day. Bye.